लास्ट क्लास में हम लोगों ने सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा था कि सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, उसका डेरिवेशन भी हमने किया था। सोलेनॉइड को हम कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम लोग टोरॉइड पढ़ेंगे और फिर इनफाइनाइट शीट ऑफ करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सोलेनॉइड में हमने ये पढ़ा कि जो भी सोलेनॉइड हम लेते हैं, इसकी जो लेंथ होती है, हम ये मान के चलते हैं कि इसकी लेंथ इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है, इस साइड भी ये इनफाइनाइटली लॉन्ग चला जाता है। और अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड है हमारे पास, मैं इसका साइड व्यू बना दूं, मान लो इस तरीके से बना रहा हूं। ठीक है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो थी म्यू नॉट एन आई के बराबर। ठीक है, जहां पे एन क्या था, एन यहां पे हम लोग कहते थे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, आई ऑब्वियसली करंट होती है इसमें, और अगर एक इनफाइनाइट सोलेनॉइड है तो उसकी फील्ड इतनी होती है। लेकिन अगर कभी किसी क्वेश्चन में फाइनाइट सोलेनॉइड दे दे तो क्या करना है, तो उसका रिजल्ट हमको समझना है कि अगर कोई फाइनाइट सोलेनॉइड है तो ये एक फाइनाइट सोलेनॉइड हो गया, इसके दो एंड्स होंगे और इस फाइनाइट सोलेनॉइड के अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मान लो हमें अच्छा, ये फाइनाइट सोलेनॉइड की एक्सिस हो गई, तो आपको एक्सिस बनानी है पहले, और आपको जिस भी जगह पर फील्ड निकालनी है, मान लो यहां पर फील्ड निकालनी है, तो जहां पर भी फील्ड निकालनी है उस जगह को इसके एंड्स के जो दो पॉइंट हैं उससे जोड़ दो। तो ये एक जगह जोड़ दी गई और एक दूसरी जगह यहां जोड़ दी गई। ठीक है, उसके बाद एक वर्टिकल लाइन बनाई है, इस एंगल को θ1 कह दो, इस एंगल को θ2 कह दो। तो ऐसे इसमें फील्ड निकालते हैं, वैसे इसमें भी फील्ड आएगी, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसको हम लिखेंगे म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो इनकेस अगर फाइनाइट सोलेनॉइड होगा तो जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है उसके दोनों एंड्स को यहां से जोड़ दिया जाएगा, θ1 θ2 के एंगल्स आएंगे और हम फील्ड निकाल लेंगे। यही फॉर्मूला इनफाइनाइट सोलेनॉइड के लिए भी एप्लीकेबल है। जब ये इनफाइनाइट होगा तो ये एंड इन्फिनिटी तक चला जाएगा, और अगर वो एंड इन्फिनिटी तक चला जाएगा तो ये θ 90 डिग्री हो जाएगा। उसी तरीके से ये वाला एंड भी इन्फिनिटी तक चला जाएगा और ये वाला एंड भी इन्फिनिटी चला जाएगा, तो ये θ भी 90 हो जाएगा। और ये दोनों एंगल्स अगर 90 डिग्री हो जाएंगे तो साइन 91 होता है, साइन 91 होता है, 1 + 1 2 होता है, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और यही मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट एन आई की। ठीक है, उसके अलावा सोलेनॉइड में हम फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ सोलेनॉइड। एंड ऑफ द सोलेनॉइड का मतलब हो गया एक्चुअली सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड। तो हम एक ऐसे सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं जिसको हम सेमी इनफाइनाइट भी कह सकते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इसका ये वाला जो एंड है ये इन्फिनिटी तक गया है, ये वाला एंड भी इन्फिनिटी तक गया है, लेकिन जो दूसरा एंड है हमको ये पता है कि दूसरा एंड यहां पे खत्म हो जा रहा है। तो ये एक सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड कहा जाएगा जिसका एक एंड इन्फिनिटी जा रहा है और एक एंड यहां पर है, और उसके एंड पे हम फील्ड निकालना चाहते हैं। तो अगेन आप अगर उस डायग्राम पर आए जो मैंने यहां बनाया हुआ है, तो अगर आप देखें तो ये वाला पॉइंट जो था वो यहां पर आ चुका है। ठीक है, तो इधर वाला जो एंगल है, क्योंकि इन्फिनिटी तक चला गया है, तो इधर वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, और जो इधर वाला एंगल दिख रहा है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि आप जो फील्ड निकाल रहे हैं इस एंड पे ही निकाल रहे हैं। तो ये जो एंगल दिख रहा था वो यहां पे आके 0 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब इस डायग्राम में आप ये कह सकते हो कि जो θ1 है वो 0 डिग्री हो गया है और θ2 जो है वो 90 डिग्री हो गया है। और फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर हम लिखेंगे म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन ऑफ 0 डिग्री प्लस साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन 91 होता है, तो ये फील्ड आ जाती है म्यू नॉट एन आई बाई 2। ये एक
रिजल्ट है जो आपको याद रखना है कि जब भी हम सोलोनॉइड के एंड पे जाते हैं तो एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती है ये म्यू नॉट एन आई बाई 2 के बराबर होती है। बीच में जो फील्ड आती है वो म्यू नॉट एन आई होती है, ठीक है। और फाइनाइट अगर सोलोनॉइड होगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये मान के चलना है कि वो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलोनॉइड है जिसकी फील्ड म्यू नॉट एन आई होती है, ठीक है। जब तक मेंशन नहीं करता है कि वो फाइनाइट है आप उसको इनफाइनाइट ही मानेंगे और इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलोनॉइड की फील्ड आप म्यू नॉट एन आई यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, क्वेश्चन ये है, a solenoid is made up of wire of radius r wound around the cylinder. If the wires are insulated, then find the magnetic field inside it, ठीक है। तो बेसिकली हमको ये कहा गया है कि हमको एक सोलोनॉइड बनाना है, तो सोलोनॉइड बनाने के लिए और कुछ नहीं दिया है तो अगेन हम मान के चलेंगे कि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलोनॉइड रहा होगा। हम बनाते जरूर फाइनाइट है, हम मानते हैं कि इनफाइनाइट। तो इसको बनेगा कैसे? सिलेंडर लिया और सिलेंडर के ऊपर हम एक वायर को लपेटते जाएंगे तो ये सोलोनॉइड बन जाएगा। तो हम जब वायर को इसके ऊपर रैप कर रहे होंगे तो ये वायर हो गया और ये इस वायर का पहला टर्न है। आप देख सकते हैं ये पहला टर्न है, ऐसे पूरा घूम के दोनों साइड से आया होगा। फिर उसके बाद ये वायर का दूसरा टर्न भी आएगा, फिर तीसरा टर्न भी आएगा। इस तरीके से करते करते ये वायर के कई सारे टर्न होते जाएंगे। ये पहला टर्न था, दूसरा टर्न मैं ऐसे बना देता हूँ, फिर ये तीसरा टर्न है उसको ऐसे बना देता हूँ, चौथा टर्न है ऐसे बना देता हूँ। ऐसे कितने भी टर्न्स आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। अच्छा, इसमें ये दिया होगा करंट इज आई, मतलब करंट आपको दी हुई है कि आई के बराबर है। हमको ये पता है कि जो भी सोलोनाइड होता है उसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई होता है। तो म्यू नॉट हमको दिया है, आई हमको दिया है, ये एन हमको नहीं दिया है, ये एन हमको निकालना है। तो कैसे निकलता है इसको देखते हैं। हमको दिया है कि वायर का जो रेडियस है वो आर के बराबर है, मतलब ये जो वायर हमने इसके ऊपर बांध रहे हैं, ये वायर जो हमने यूज किया है, इस वायर का जो रेडियस है, ये जो वायर हम यूज कर रहे हैं इसका रेडियस आर है, तो हम ये कह सकते हैं इसका डायमीटर 2r के बराबर होगा। ठीक है, इसी वायर को हमने इसके ऊपर बांधा हुआ है। अगर इसका डायमीटर 2r के बराबर है तो हम अगर यहां से लेकर यहां तक की दूरी अगर देखें तो यहां से यहां तक कितने टर्न्स आए हैं। पहला टर्न ये रहा, दूसरा टर्न ये रहा, तीसरा ये रहा, चार। आपको 4 टर्न्स टोटल दिख रहे होंगे। ठीक है, और हर एक जो भी टर्न बना है क्योंकि इसी वायर का बना है तो ये 2r 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 मिला के टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 8r के बराबर। ये टोटल दूरी 8r के बराबर हो गई। और इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं 1 2 3 4। तो ये हो गया पहला टर्न, ये हो गया दूसरा टर्न, ये हो गया तीसरा टर्न और ये हो गया चौथा टर्न। टोटल 4 टर्न्स इसमें आते हैं। हमें जो n निकालना है, ये n होता है नंबर ऑफ टर्न्स, कितने टर्न्स हैं और कितनी लेंथ में है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल 4 टर्न हमने यहां बनाए हैं और टोटल जो लेंथ आई है वो 8r के बराबर आई है। तो नंबर ऑफ टर्न्स 4 है और लेंथ 8r है, तो ये यहां से मिल जाता है 1/2r। और एक बार n की वैल्यू मिल गई, b को आप लिखेंगे म्यू नॉट इंटू n की वैल्यू हो गई 1/2r इंटू करंट i। ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि सोलेनॉइड ऑफ radius r carries current I. If a charge particle q, m, चार्ज और मास के बारे में दिया है, is projected perpendicularly to the axis of solenoid, then find the maximum speed such that charge particle do not collide with solenoid. देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, एक्सिस का मतलब क्या होता है। जैसे सर्कल होता है, उसके सेंटर से जो लाइन पास करती है वो उसकी एक्सिस कही जाती है। सिलेंडर होता है, उसके सेंटर से जो एक्सिस पास करती है वो उसकी एक्सिस कही जाती है, उसकी जो लाइन पास करती है। सोलोनॉइड एक सिलेंडर ही है, ठीक है। और अगर सोलोनॉइड एक सिलेंडर है तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये एक सोलोनॉइड हो गया और ये उसका एक्सिस हो गई, ये उसकी एक्सिस है। और कुछ नहीं दिया है तो ये हम लॉन्ग सोलोनॉइड ही मानेंगे। तो ये उसकी एक्सिस हो गई और ये सोलोनॉइड हो गया। हम इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है, एक्सिस के परपेंडिकुलर हम एक चार्ज को प्रोजेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम स्पीड कितनी हम दे सकते हैं जिससे कि कोलिजन ना हो, ये हमसे पूछा गया, ठीक है। तो अब आप ये समझें कि अगर ये सोलोनॉइड है तो मान लेते हैं कि इसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है तो इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, डिपेंड करता है क्या करंट का डायरेक्शन है। हम मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है और सोलोनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसकी वैल्यू होती है कितनी, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। यहां पे आपको स्मॉल एन भी दिया होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू एन, ये आपको दिया होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इस तरफ से देखते हैं तो ये सारी फील्ड लाइंस आपको अंदर की तरफ जाती हुई दिखती हैं। तो बेहतर होगा कि हम इस सोलोनॉइड को अगर हम इधर से ऑब्जर्व करें तो हमारे लिए क्वेश्चन समझना आसान होगा। और जब इधर से आप देखेंगे तो एक सर्कल दिखेगा, तो मैं यहां पे एक सर्कल बना देता हूं, ठीक है। तो इधर से देखने पे सर्कल दिख रहा होगा और जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं आप देख रहे हैं वो सब अंदर की तरफ जा रही हैं। तो इस तरीके से आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाती हुई दिख रही होगी, ठीक है। ये सर्कल है और इसकी एक्सिस कहां है, ये एक्सिस आप देख सकते हैं, ये एक्सिस पार करके गई है इसके। और जब हम इधर से देखेंगे तो ये कोई एक्सिस ऐसी होगी जो सेंटर से निकल के अंदर जा रही होगी, ये एक्सिस हो गई सोलोनॉइड की। क्वेश्चन ये कहता है कि हमें चार्ज पार्टिकल को इस एक्सिस के परपेंडिकुलरली किसी स्पीड से प्रोजेक्ट करना है और ये स्पीड ज्यादा से ज्यादा कितनी हो कि ये सोलोनॉइड से ना टकराए, ठीक है। तो एक्सिस हो गई अंदर की तरफ, प्रोजेक्ट किया परपेंडिकुलरली। आप ऊपर की तरफ भी परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट कर सकते हो, लेकिन परपेंडिकुलरली उसको प्रोजेक्ट करना है। अब आते हैं फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड में हमने पढ़ा था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैवल करता है तो उसका पाथ सर्कुलर होता है। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैवल करेगा तो ये सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करेगा और उसका सेंटर किधर होता है, वी की तरफ उंगलियां रखते थे, बी अंदर है, बी की तरफ घुमाते थे ऊपर। इसका मतलब ये जिस सर्कल में घूमेगा उसका सेंटर कहीं यहां होगा।
आप कम स्पीड दोगे, छोटे सर्कल में घूम के आ जाएगा, लेकिन अगर स्पीड बढ़ाते रहोगे तो इसका सर्कल का रेडियस भी बढ़ता जाएगा। हम ये चाहते हैं कि सोलोनॉइड से ना टकराए, तो आपको ये केस कंसीडर करना है कि ये यहां से जाएगा और सोलोनॉइड को जस्ट टच करता हुआ वापस आ जाएगा। इससे ज्यादा स्पीड देंगे तो फिर वो सोलोनॉइड से टकरा जाएगा, तो हम इससे ज्यादा स्पीड नहीं दे सकते। कम स्पीड देंगे तो छोटे सर्कल में घूम के आ जाएगा, और कम स्पीड देंगे और छोटा सर्कल, लेकिन स्पीड बढ़ाएंगे तो बड़ा सर्कल जाएगा। और लिमिटिंग केस ये होगा कि सोलोनॉइड से ना टकराए तो टच करके वापस आ जाए। अब इस सोलोनॉइड का रेडियस है कितना, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि सोलोनॉइड का रेडियस r के बराबर है, ठीक। लेकिन तो चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, वो कुछ इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से सर्कल में घूम रहा है। यही व्यू मैंने यहां बनाया है। तो चार्ज पार्टिकल जो सर्कल में घूम सकता है उसका रेडियस कितना हो सकता है? सोलोनॉइड का रेडियस कैपिटल R है, लेकिन चार्ज पार्टिकल जिस सर्कल में घूम सकता है उसका रेडियस r/2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही r/2 से ज्यादा होगा तो जो टच करके आ जा रहा था फिर वो टकराना शुरू कर देगा। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं कि जो रेडियस का फॉर्मूला है r/2, आपने मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा था रेडियस इज इक्वल टू mv/qb, तो रेडियस इज इक्वल टू mv/qb हम यहाँ पे भी लिखेंगे, लेकिन जिस सर्कल के रेडियस में ये घूम रहा है उसका रेडियस r नहीं है बल्कि r/2 है, तो r/2 इज इक्वल टू mv/qb, तो v की वैल्यू हो जाएगी qbr डिवाइडेड बाई 2m। ये वो मैक्सिमम स्पीड है जो चार्ज पार्टिकल को आप दे सकते हैं जिससे कि वो सर्कल में घूमे बिना टकराए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, सोलोनॉइड की। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है कि a small ring चलो रिंग ही मान लो, रिंग ऑफ रेडियस r is placed along the axis of solenoid and the axis of ring makes an angle theta with axis of solenoid, ठीक है। मैं डायग्राम बना के समझाऊंगा। एक सोलोनॉइड के अंदर एक रिंग को रखा गया है और सोलोनॉइड की जो एक्सिस है और जो रिंग की एक्सिस है दोनों के बीच में थीटा का एंगल है। इफ सोलोनॉइड हैज स्मॉल n कॉमा i, इससे समझ में आ जाएगा कि नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ स्मॉल n है, करंट i है, एंड रिंग carries current small I. Find the torque acting on ring, ठीक है। रिंग के ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है ये हमको पता करना है। तो हो क्या रहा है एक्चुअली कि मैं अगर इस डायग्राम को समझना चाहूं कि कैसे हो रहा है, कि ये एक सोलोनॉइड है और इस सोलोनॉइड की ये एक्सिस हो गई, ये सोलोनॉइड बनाया हमने और ये उसकी एक्सिस हो गई। इसके अंदर हमने एक रिंग को रखा है, लेकिन रिंग की एक्सिस सोलोनॉइड की एक्सिस से मैच नहीं करती है, तो रिंग मान लो मैं इस तरीके से रख देता हूं, ये रिंग रख दी, और रिंग अगर ऐसे रख दी है तो रिंग की एक्सिस ऐसे पास करेगी, ठीक है। रिंग हमेशा सेंटर से पास करती है, तो ये रिंग की एक्सिस हो गई और ये जो जा रही थी ये सोलोनॉइड की एक्सिस हो गई, और इनके बीच में जो एंगल है ये हमको थीटा के बराबर दिया। पूछ रहा है कि इस रिंग के ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है। तो आप इस बात को समझिए कि टॉर्क जब भी आया तो ये पार्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था कि कोई भी करंट कैरिंग लूप
अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है। तो हमने क्या पढ़ा था? टॉर्क ऑन करेंट कैरिंग लूप। कितना, क्या फॉर्मूला था? m क्रॉस b था, जिसको हम लिख सकते थे m b साइन थीटा। ठीक है। अब यहां पर इस बात को समझिए, m का वेक्टर ये रहा, आपको बताया था कि m का वेक्टर कैसे निकालते हैं, और b का वेक्टर ये रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई सोलोनाइड की। अगर मैग्नेटिक फील्ड सोलोनाइड की आप उल्टी भी लेते तब आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन ये कि साइन थीटा इज सेम एज साइन 180 माइनस थीटा। तो अगर आप b को इधर लेते तब भी वही आंसर आता, b को उल्टा लेते तब भी वही आंसर आता, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैग्नेटिक फील्ड सोलोनाइड की इधर है, m का वेक्टर इधर है, और टॉर्क लगता है mb साइन थीटा। m कैसे निकालते थे याद है? m निकालते थे करंट इनटू एरिया। अच्छा, m किसका निकलेगा? इस रिंग का निकलेगा। तो m कैसे निकालेंगे? करंट है रिंग में I की, और एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस आपको दिया होगा कि रेडियस r का है रिंग का, तो करंट इंटू एरिया m हो गया। B, ये B कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये B प्रोड्यूस कर रहा है सोलोनॉइड, क्योंकि सोलोनॉइड के अंदर ही रखा गया है। और मैग्नेटिक फील्ड सोलोनॉइड की क्या फॉर्मूला है? म्यू नॉट एन कैपिटल I। ये दोनों मिल गए, रख देते हैं यहाँ पे, और हम कह सकते हैं कि जो टॉर्क लगेगा m की वैल्यू हो जाएगी I इंटू पाई आर स्क्वायर, और b की वैल्यू है म्यू नॉट इंटू एन इंटू कैपिटल I इंटू साइन थीटा। इतना टॉर्क उस रिंग के ऊपर लग रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर में टॉर्क सीखा था वो टॉर्क का यूज किया। बस ये समझ लेते हैं कि m निकालना उस चैप्टर में सीखा था, और b निकालना हम इस चैप्टर में सीख रहे हैं। यहाँ पर b सोलोनाइड ने प्रोड्यूस किया है, तो बस सोलोनाइड की फील्ड रख देनी है, बाकी एम बी साइन थीटा का टॉर्क उसके ऊपर लग रहा होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं, टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इसको समझते हैं। सोलोनाइड और टोरॉइड में अंतर क्या होता है? तो एक्चुअली सोलोनाइड आपको जैसे बताया कि लंबा एक सिलेंडर है, उसको सोलोनाइड कह रहे हैं। टोरॉइड में क्या कहते हैं? जो सिलेंडर दिख रहा है इसके दोनों एंड्स को मिला देते हैं तो एक सर्कुलर शेप मिल जाता है, जैसे टायर का ट्यूब होता है। ट्यूब आपने देखा होगा, तो जैसे ट्यूब का शेप होता है उसको हम टोरॉइड कहते हैं। तो सोलोनाइड एक लंबा सिलेंडर है, टोरॉइड उन दोनों एंड को मिला के मिल जाता है। बस अगेन वही बात है कि जो उसका रेडियस होगा वो बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, तो टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। तो टोरॉइड में जैसे एक टायर का ट्यूब होता है, उसका शेप वैसे ही होता है कुछ, तो ये हो गया। और बहुत ही कम डायमीटर, मतलब बहुत ही कम उसका रेडियस होता है जैसे सोलोनाइड का था। तो यहां पर एक और हम सर्कल इस तरीके से बनाएंगे जैसे कि टोरॉइड बन जाएगा। ठीक है, अगेन इसका जो डायमीटर है बहुत कम है, और इसमें इस तरीके से टर्न्स रहेंगे जैसे सोलोनाइड में थे। तो सोलोनाइड के अगर हम दोनों एंड को जोड़ दें तो टोरॉइड बन जाएगा। और आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप ही बनाती हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर क्लोज लूप बनाना है तो मैग्नेटिक फील्ड सोलोनाइड में क्या होता था कि दो एंड्स होते थे, इधर से फील्ड आई, अंदर जाई, बाहर से घूम के लौट के वापस आ गई। टोरॉइड में क्योंकि दोनों एंड को जोड़ दिया है आपने, तो इसकी फील्ड कभी बाहर निकली नहीं पाती है, और इसकी फील्ड इस तरीके से इसी सर्कल में ट्रैवल करती रहेगी। ठीक है, तो टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड उसी लूप, मतलब जैसे ये टोरॉइड का शेप है उसी शेप में मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल करती रहेगी। ये मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म कही जाएगी, कहीं पर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी जैसे सोलोनाइड में होता था। बस हाँ, ये सर्कुलर पाथ में ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से मान लो ट्रैवल कर रही। ठीक है, तो एक्चुअली ये बनता एक तरीके के सोलोनाइड से ही है, तो फील्ड सोलोनाइड से कुछ अलग नहीं आती है, बल्कि वही फील्ड होती है जो सोलोनाइड में होती है। बस हाँ, लेकिन इसमें आपको ये समझना है कि इसमें डायग्राम अलग है और फील्ड जो है वो इसी के अंदर ही रह जाती है। ठीक है, इसी के अंदर फील्ड रह जाती है। तो अगर हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड को निकालना चाहें कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए आप चाहो तो सोलोनाइड का ही फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर हम चाहें
तो इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, डेरिवेशन के लिए हमें एम्पियर्स लूप लॉ बनाना पड़ेगा। और एम्पियर्स लूप लॉ कैसे बनेगा? जिस डायरेक्शन में फील्ड जा रही है हम उसी डायरेक्शन में एम्पियर का एक लूप बनाएंगे। ठीक है, मतलब फील्ड का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन दोनों सेम होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो जो डीएल का वेक्टर होगा, ये ब्लैक कलर से हमने लूप बनाया है, तो जो डीएल का वेक्टर होगा ये भी इसी डायरेक्शन पे। तो हर डायरेक्शन में बी और डीएल एक दूसरे के हमेशा पैरेलल रहेंगे। तो हम जो लेफ्ट हैंड साइड में यूज करते हैं बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करेंट इनसाइड द लूप, एम्पियर्स लूप लॉ। इसमें हम ये कह सकते हैं कि बी और डीएल के बीच में एंगल हमेशा सेम है, तो इसको हम लिख देंगे सिंपली बी इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करेंट इनसाइड। और आपको ये भी समझना है कि अगर हम इस सर्कल के सेंटर से कुछ दूरी पर गए हैं, ठीक है, कुछ दूरी पर गए हैं, ये दूरी मान लो आर के बराबर है, इनर एंड आउटर रेडियस जो है, मतलब इनर और आउटर जो रेडियस है इनमें कोई खास अंतर नहीं है, ये दोनों रेडियस आप ऑलमोस्ट सेम मान सकते हैं। जैसे मान लो ये 1 मीटर का है तो अंदर 1 मिलीमीटर कम कर दो, बाहर 1 मिलीमीटर ज्यादा कर दो, बस इतना ही अंतर है। तो आप ओवरऑल इसको कैपिटल आर मान सकते हैं और ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस कैपिटल आर के रेडियस में हर जगह पर सेम आएगी। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस। तो बी बाहर आ जाएगा और डीएल का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे डीएल की दूरी तय करके अगर हम पूरा घूम के आएंगे तो 2 पाई आर एक सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा। टाइम्स इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड। अब करंट इनसाइड में आप ये समझे कि हमने जो एम्पियर्स लूप बनाया है ब्लैक कलर का, इस एम्पियर्स लूप के अंदर करंट कहाँ है? तो करंट कहाँ है, तो आप इस करंट के लिए ये समझ सकते हैं कि ये करंट कैरिंग अंदर गया, जैसे सोलोनाइड में था, आपको याद है सोलोनाइड में भी ऐसे ही मैं क्रॉस और डॉट बनाता था, यहां पे मैं क्रॉस बना रहा हूं, ये सारी करंट अंदर जा रही है। और इस ब्लैक कलर के लूप के अंदर यही करंट बंद है, बाहर वाली नहीं है, क्योंकि वो तो बाहर चली गई। ठीक है, तो हम जब करंट इनसाइड की बात कर रहे हैं तो हमको ये पता करना है कि ये टोटल करंट मिला के कितनी है, टोटल करंट मिला के कितनी है। तो मान लो मैं ये कहता हूं कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो अगर कैपिटल एन है, तो आप ये कह सकते हो कि हर टर्न में करंट आई है, हर टर्न में करंट आई है। कैसे? ऐसे जब उसको बांधा गया होगा तो करंट अंदर जाएगी फिर बाहर आएगी, जैसे हम सोलोनाइड में ऐसे लपेटते थे, टोरॉइड में भी ऐसे ही लपेट रहे हैं और करंट अंदर जा रही है फिर बाहर आ रही है। तो अगर आई की करंट सब में है और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो आप क्या कह सकते हो करंट इनसाइड के बारे में? कैपिटल एन इंटू आई के बराबर। ठीक है, ये करंट इनसाइड हो गई। और एक बार ये करंट इनसाइड मिल गई तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम लिख सकते हैं म्यू नॉट कैपिटल एन आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी टोरॉइड के अंदर। ठीक है, तो ये रिजल्ट आप याद रखो, और ये रिजल्ट कुछ अलग नहीं है बल्कि वैसे ही है जो सोलोनाइड का होता था। क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है, टोटल लेंथ कितनी है सोलोनाइड टोरॉइड की? लेंथ का मतलब इधर से शुरू होकर घूम के इधर आएंगे तो कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर हो जाएगी। तो नंबर ऑफ टर्न्स इतने हैं, लेंथ इतनी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी है, तो आप इससे इसको डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो n बाई 2 पाई आर। तो ये जो आपको n बाई 2 पाई आर दिख रहा है वो सोलोनाइड में स्मॉल n होता था और हम कहते थे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट स्मॉल n आई है, वही स्मॉल n ये है, ये रेशियो जो है इसी को स्मॉल n कह सकते हो। तो फील्ड वही है जो सोलोनाइड की होती थी, बस टोरॉइड के लिए डेरिवेशन जो था मैंने आपको अलग तरीके से बताया। टोरॉइड के ऊपर ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं, ना आती हैं, क्योंकि उसके लिए फिर फील्ड का फॉर्मूला यही है। बस मोस्टली प्रॉब्लम सोलोनाइड के लिए ही आती हैं, टोरॉइड के लिए फॉर्मूला आप याद रखते हो तो सफिशिएंट है। ठीक है, बाकी हाँ, अगर टोरॉइड के लिए फॉर्मूला क्वेश्चन बनाना होता तो जैसे हमने सोलोनाइड के अंदर एक लूप रख के टॉर्क पूछा था, वही मैं पूछता कि टोरॉइड के अंदर एक लूप रखा है, रिंग रखी है, तो टॉर्क निकालो, सब कुछ सेम रहता, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम इसको यूज करते। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम्स हमने सोलोनाइड के लिए बनाई थी वही हम टोरॉइड के लिए भी बना सकते हैं।
और आप रिजल्ट को याद रखेंगे तो सारी प्रॉब्लम्स की जा सकती है। ठीक है, अगला पार्ट हम लोग पढ़ते हैं इनफाइनाइट शीट ऑफ करंट। अभी इनफाइनाइट शीट ऑफ करंट होती क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते थे इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, और यहां पे आता है इनफाइनाइट शीट ऑफ करंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, या इनफाइनाइट शीट ऑफ करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो इनफाइनाइट शीट ऑफ करंट बनती कैसे? आपके पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो इन्फिनिटी से शुरू हुआ, इधर इन्फिनिटी में चला गया, तो ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। इमेजिन करें, इन्फिनिटी इधर, इन्फिनिटी इधर। इस वायर के बगल में मैंने एक और वायर रख दिया, तो ये दो वायर हो गए, इधर भी इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी। फिर मैंने इसके बगल में एक और वायर रख दिया, तो तीन वायर हो गए। ठीक है, ऐसे करते करते मैं इधर भी वायर्स रखता जाऊं इन्फिनिटी तक, इधर से वायर रखता जाऊं इन्फिनिटी तक, तो ये इनफाइनाइट इधर चला गया, इनफाइनाइट इधर चला गया, आ रहे थे इनफाइनाइट से, जा रहे हैं इनफाइनाइट पे, तो एक चादर की तरह, शीट की तरह आपको दिखेगा। इसको हम इनफाइनाइट शीट ऑफ करंट कह रहे हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट शीट ऑफ करंट में आप ये कह सकते हो कि ऐसे कई सारे करंट कैरिंग वायर्स जो होते हैं, ये एक के बगल में दूसरे रख रख के हम एक इनफाइनाइट शीट ऑफ करंट बनाते हैं। ये सब इन्फिनिटी से आ रहे हैं, और ये यहां पर भी इन्फिनिटी तक रखे रहेंगे, इधर भी इन्फिनिटी तक रखे रहेंगे, तो उसको इनफाइनाइट शीट ऑफ करंट कह रहे हैं। बट इसका जो व्यू है, जो हम देखेंगे, वो हम इधर से देखेंगे। तो आप अगर समझें कि आपके पास से कोई करंट कैरिंग वायर इधर चला गया, तो आप क्रॉस बनाओगे, करंट अंदर जा रही है, और ऐसे कई सारे करंट कैरिंग वायर एक के बगल में एक रखते जा रहे हैं। मैंने एक रखा, फिर दूसरा रखा, फिर तीसरा रखा, ऐसे कई सारे करंट कैरिंग वायर में एक के बगल में एक रखता जा रहा हूं और शीट बना रहा हूं, तो सब में करंट आपको अंदर की तरफ जाती हुई दिख रही है। और अगर सब में करंट अंदर की तरफ जाती हुई दिख रही है, तो मैं इस डायग्राम में इस तरीके से बनाऊंगा, जिसमें मैं क्रॉस बना दूंगा। क्रॉस बनाने का मतलब है कि ये करंट कैरिंग वायर्स हैं जो एक दूसरे के बगल में रखे हुए हैं, एडजेसेंट है एक दूसरे के, और ये सारे वायर्स मिलाकर एक इनफाइनाइट शीट ऑफ करंट मिल रही है। ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ये भी इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ये करंट कैरिंग वायर इन्फिनिटी से आए हैं और उधर भी इन्फिनिटी में चले जाएंगे। ठीक है, इनकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? तो अगर आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो आप एक काम करते हैं, फील्ड का डायरेक्शन की बात करते हैं। ये जितने वायर से सब में करंट अंदर है, तो इनकी फील्ड राइट में होगी, तो ये फील्ड का डायरेक्शन हो गया इसमें राइट की तरफ, ये फील्ड इसमें राइट की तरफ ट्रेवल कर रही होगी। ठीक है, इस तरीके से। और वहीं अगर हम इधर आए, तो इसमें फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट में होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाती है, तो ये जाएगी और इन्फिनिटी से घूम के वापस आएगी, और इस तरीके से क्लोज लूप बन रहा होगा। कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, ये निकालने के लिए हम एम्पियर्स लूप लॉ का यूज करेंगे, और ये मैंने एक स्क्वायर बना दिया है यूज करने के लिए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की जहां तक स्ट्रेंथ की बात है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बी है, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बी है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस लूप को परपेंडिकुलर टकराएंगी, यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड इस लूप को परपेंडिकुलर टकराएंगी, क्योंकि फील्ड इधर जा रही है। यहां भी परपेंडिकुलर है, और यहां पे इस तरीके से। ठीक है, हम जब एम्पियर्स लूप लॉ यूज करते हैं एक क्लोज्ड पाथ में, तो हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट इनसाइड द लूप। और हमें क्लोज लूप जो हमने बनाया है वो ABCD का बनाया, ABCD, ये क्लोज लूप है। अच्छा, जो इनफाइनाइट शीट ऑफ करंट है, इसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन दी होती है, और इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी होती है कि ये जो लैम्डा है, इसको हम कहते हैं करंट पर यूनिट लेंथ। जैसे हो सकता है कि इतनी लेंथ में 10 एम्पियर हो, ज्यादा लेंथ कर दोगे तो ज्यादा एम्पियर आते जाएंगे, क्योंकि वायर्स जितनी ज्यादा आप लेंथ बढ़ाते जाओगे उतने सारे वायर्स बढ़ते जाएंगे, तो करंट बढ़ती जाएगी। अच्छा, ये जो ABCD है, इसको चार पार्ट में ब्रेक करते हैं। B डॉट डी एल हम AB में निकालेंगे, फिर BC में निकालेंगे, फिर CD में निकालेंगे और DA में निकालेंगे। तो आप ये तो कह सकते हो कि अगर हम B डॉट डी एल की वैल्यू A से B में निकाल रहे हैं, तो A से B जाते समय B भी इधर है, DL भी इधर है। आप जब DL के डायरेक्शन देखोगे तो DL का डायरेक्शन लूप की तरह होता है, तो B भी इधर है, DL भी इधर है, ये सिंपली B इंटू एल आ जाएगा। ठीक है,
वही अगर हम बी डॉट डीएल निकालते हैं बी से सी के बीच में, तो बी इधर है और डीएल हम जब जाएंगे, अगर डीएल पहले इधर था तो अभी डीएल इधर जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। फिर हम आएंगे सी से डी तक, तो बी डॉट डीएल हम आते हैं अब सी से डी तक। तो सी से डी तक अगर हम जाएंगे तो डीएल इधर गया, फिर डीएल इधर आया, अब ये डीएल इधर जाएगा। तो अगेन आप ये कह सकते हो कि जिस डायरेक्शन में बी है उसी डायरेक्शन में डीएल है, तो बी इंटू एल हो जाएगा। और फिर ये ए टू बी, ये बी टू सी, ये सी टू डी, और लास्ट में बी टू बी डॉट डीएल हम निकालेंगे डी से ए के बीच में। डी से ए के बीच में ये डीएल इधर आया तो अब डीएल ऊपर जाएगा, और आप देख सकते हैं कि डीएल का वेक्टर और बी का वेक्टर अगेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो चुके हैं, और परपेंडिकुलर होने से उनकी वैल्यू 0 हो गई। तो हमको क्या मिला इस रिजल्ट से? हमको ये मिला कि हम जब लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड द लूप, तो बी डॉट डी एल जो हमने ए बी सी डी में निकाला, उसमें ए बी बी सी सी डी डी ए इन सब को जोड़ देंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आती है यहाँ पे? 2 बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड द लूप। कितनी करंट बंद है इस लूप के अंदर? यहां से यहां तक की करंट बंद है, आप देख सकते हैं। और ये जो लेंथ है, हम लूप की लेंथ एल ले रहे हैं, तो ये एल की लेंथ में कितनी करंट आएगी? लैम्डा है करंट पर यूनिट लेंथ, और लैम्डा का करंट पर यूनिट लेंथ है तो लैम्डा को हम कह देंगे करंट इनसाइड बाय लेंथ, ये लेंथ एल हो गई। तो यहां से करंट इनसाइड की वैल्यू आ जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी? लैम्डा इंटू एल। तो आई इनसाइड को हम लिख देंगे लैम्डा टाइम्स एल, ये और एल कैंसिल हो जाएगा, बी की वैल्यू आती है म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। इस रिजल्ट को याद रखना है, ठीक है। ये रिजल्ट बताता है कि इनफाइनाइट शीट ऑफ करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतनी होती है। और जहाँ तक डायरेक्शंस की बात है, तो आप ये समझना है कि इनफाइनाइट शीट ऑफ करंट में अगर करंट अंदर की तरफ जा रही है तो आप करंट के डायरेक्शन में थंब रखेंगे जैसे स्ट्रेट वायर के लिए रखते थे, और फिंगर्स घुमाएंगे। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है ये यूनिफॉर्म है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये किसी डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ट्रेवल करती है एक एंड से दूसरे एंड तक, और वही मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ इस तरफ आ जाती है यूनिफॉर्म। ये दोनों फील्ड यूनिफॉर्म होती हैं, ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती हैं, और वैल्यू म्यू नॉट लैम्डा बाई 2 होती है। वही अगर ये करंट कैरिंग वायर में करंट्स में मैं डॉट बना देता, डॉट का मतलब क्या है कि ये सारे करंट कैरिंग वायर में करंट बाहर की तरफ जा रही है। तो अगर इसकी लैम्डा अगेन करंट पर यूनिट लेंथ है, तो फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? करंट के डायरेक्शन में थंब रखेंगे, फिंगर्स लेफ्ट की तरफ जाएंगी, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट की तरफ होगी, और वही मैग्नेटिक फील्ड यहां पे राइट की तरफ होगी। फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट लैम्डा बाई 2 की, ठीक है। तो फील्ड निकालने का तरीका वही रहा। और अगर इसके ऊपर एक मैं प्रॉब्लम देता हूं, जैसे मान लो ये एक इनफाइनाइट शीट ऑफ करंट हो गई, इसमें मैंने क्रॉस बना दिया और कहा कि ये लैम्डा है, और मैंने इसके नीचे एक और इनफाइनाइट शीट ऑफ करंट रख दी, और इसमें मैंने डॉट बना दिया और कहा कि ये भी लैम्डा है। तो दोनों में करंट्स जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। हमें फील्ड निकालनी है 1, 2 और 3 में, ठीक है। इन तीनों जगह पर फील्ड निकालनी। तो आप एक एक करके समझें कि जिसमें करंट अंदर की तरफ जा रही है उसकी फील्ड यहाँ पर राइट की तरफ होगी, बी की, इसकी फील्ड यहाँ पर राइट की तरफ, और नीचे अगर आ जाओगे तो इसी की फील्ड लेफ्ट की तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो हमें एक बार इस वायर के ऊपर देखना है, फील्ड राइट में है, एक बार नीचे देखना है, तो ये नीचे, और ये भी इस वायर के लिए ये भी नीचे है, तो ये भी नीचे हमने बना दिया, ठीक है। ये फील्ड बी के बराबर है। बी कितना है? म्यू नॉट लैम्डा बाई 2 है। अब आते हैं डॉट वाले के पास। डॉट वाले में करंट इधर है, तो इसकी फील्ड इधर तो लेफ्ट की तरफ जाएगी, करंट के डायरेक्शन में थंब रखेंगे, इधर फील्ड लेफ्ट की तरफ होगी। तो हमें कह सकते हैं कि इधर फील्ड लेफ्ट की तरफ है, ये भी ऊपर है, ये फील्ड लेफ्ट की तरफ है, और अगर ये ऊपर है तो फिर ये नीचे है, और इधर फील्ड राइट की तरफ होगी। क्योंकि दोनों लैम्डा है तो दोनों की फील्ड बराबर होगी, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे दोनों की फील्ड कैंसिल होकर 0 हो गई, यहाँ पे फील्ड दोनों की कैंसिल होकर 0 हो गई, और यहाँ पे दोनों की फील्ड ऐड होके हम कह सकते हैं नेट फील्ड 2B
और बी कितना है, म्यू नॉट लैम्डा बाई 2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और नेट फील्ड म्यू नॉट लैम्डा लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर एक इनफाइनाइट शीट ऑफ करंट की फील्ड पता है तो दो भी रख दोगे तो आप फील्ड निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाला पार्ट खत्म किया, सोलोनॉइड, टोरॉइड और इनफाइनाइट शीट ऑफ करंट। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे और आगे के पार्ट पे हम लोग मैग्नेट से स्टार्ट करेंगे कि मैग्नेट क्या है, ठीक है, मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज है और मैग्नेट में हम और क्या क्या चीजें सीखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग मैग्नेट का पार्ट स्टार्ट करते हैं।